याद रखना, आज से और अभी से तुम सांस भी मेरी परमिशन से लोगी। वो ई करोगी जो मैं कहूंगा। ये मत सोचना कि तुम प्रताप खानदान की बहू बनकर ऐश करोगी, क्योंकि ये तुम्हारे नसीब में नहीं है। बहुत मन हो रहा है बालकनी में जाने का, अपनी दी को मिस कर रही हो। ठीक है, तो आज से तुम्हारा डेरा वो ई होगा। तब शौर्य गुस्से में फिर से एक बटन प्रेस करता है और बालकनी खुल जाती है। शौर्य अपने साथ कृतिका को लेकर बालकनी में जाता है तो कृतिका चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। तब तक कुछ सर्वेंट्स एक सूटकेस लिए रूम में आते हैं और शौर्य के कहने पे उसे बालकनी में रखकर चले जाते हैं। शौर्य फिर गुस्से से कहता है, आज से तुम यहीं रहोगी। तुम्हें क्या लगा तुमको मैं अपने साथ अपने बेडरूम में रखूंगा? नहीं बेबी, गलत फहमी है तुम्हारी। तुम आज से यहीं रहोगी और कल से पूरे घर का काम भी करोगी। बैठे बैठे तो खिलाऊंगा नहीं मैं, तो तुम वो सारा काम करोगी जो मैं बोलूंगा। और तुम्हारी वो बहन वो ई काम करेगी जो इस घर के नौकर करते हैं। और तुम्हारा बाप भी घर के माली का काम करेगा। किसी को भी फ्री का खाना नहीं मिलेगा यहाँ। और चुपचाप अपने कपड़े बदलो और सो जाओ। ठीक सुबह 4 बजे मुझे मेरा प्रोटीन शेक मिलना चाहिए। अगर 1 सेकंड भी लेट हुआ तो हर गलती की पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। इतना बोल शौर्य अपने रूम में चला जाता है। शौर्य का कमरा। कृतिका को अपनी बालकनी में लॉक करके शौर्य अपने रूम में आता है और साइड टेबल से अपना फोन उठा किसी को कुछ टाइप करता है और फिर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। सर्वेंट क्वार्टर के एक रूम में अनाया बेचैन होकर इधर उधर टहल रही थी। तभी वो अपना हाथ अपनी जीन्स के अंदर डालती है और एक फोन निकालती है। बटन वाला फोन था जो काफी छोटा था। फिर वो फोन लेकर किसी को कॉल लगाती है और कॉल रिसीव होते ही अपने चेहरे पे मुस्कान लिए बोलती है, अभी तक का हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। जैसा जैसा हमने प्लान किया बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो बेवकूफ शौर्य समझता है कि हमने सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब किया था, लेकिन असल में तो हम सब ये प्लान उसकी गद्दी पाने के लिए कर रहे थे। और जब हमारा प्लान पूरी तरह से कामयाब होगा तब उस गद्दी पे बैठेगा आपका बेटा और मेरा पति, मेरा युवान। इतना बोल अनाया हंसने लगती है। तभी उसे दूसरी तरफ से कुछ बोला जाता है और उसके जवाब में अनाया बस जी बोल के कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद वो खुद से बोलती है, उस दिन वो बेवकूफ जतिन ने बीच में आके हमारा सारा प्लान खराब कर दिया, वरना अभी तक मैं अपने माफिया किंग की क्वीन होती। लेकिन कोई बात नहीं, अब बनेगा मेरा युवान अगला माफिया किंग और मैं उसकी क्वीन। फिर वो अपने फोन से और किसी को कॉल करती है और सामने फोन रिसीव होते ही अनाया काफी मदहोशी भरी आवाज में बोलती है, जान, हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। मैं पहुंच गई हूं प्रताप विला में, बस तुम्हारी कमी है। और फोन को ही चूमने लगती है। तभी उधर से कुछ कहा जाता है। फिर अनाया खुद को अनड्रेस करती है और बेड पे जाके खुद को चादर से ढक लेती है। अनाया फोन पे ही सामने वाले इंसान से काफी सिडक्टिव आवाज में कहती है, जान, मेरा शरीर तड़प रहा है अब तुम्हारे लिए। तब फिर उसे फोन के दूसरे साइड से कुछ कहा जाता है। फिर वो फोन पे बात करते करते ही अपना हाथ अपने शरीर के निचले पार्ट पे ले जाती है और फिर फोन पे ही एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने लगते हैं। अनाया की मदहोशी भरी सिसकियां निकल रही थीं और फोन के दूसरी तरफ से भी वैसी ही आवाजें आ रही थीं। स्टडी रूम। इधर शौर्य अपने कमरे से निकल के अपने स्टडी रूम में जाता है, जहां जतिन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। शौर्य डायरेक्ट जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है और जतिन की तरफ देख बोलता है, हमारा अभी तक का प्लान कामयाब रहा, लेकिन उन लोगों को यही लगना चाहिए कि हम उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ताकि हम असली मास्टरमाइंड तक पहुंच जाएं। क्योंकि इतना बड़ा प्लान वो विक्रांत और अनाया सिर्फ बिजनेस का बदला लेने के लिए नहीं कर सकते। मकसद कुछ और भी था।
और हमें अब असली मकसद तक पहुंचना ही है। तभी जतिन कहता है, सर बहुत जल्दी सब पता चल जाएगा। उन लोगों को लगता है कि यहाँ तक आना उनका प्लान था, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि वो खुद आपकी उंगली पे नाच रहे हैं। लेकिन सर, मुझे उसकी बहन उन लोगों से अलग लगती है। मतलब उसके चेहरे पे कोई छल नजर नहीं आता। जतिन की बातें सुन शौर्य गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, बहुत हमदर्दी हो रही है तुम्हें उस विक्रांत की बेटी से। क्या भूल गए, उसी के परिवार के कारण तुमने अपना प्यार खोया, और मैंने अपनी बहन। भूल गए, प्यार करते थे ना कियारा से। फिर कैसे तुम उस खानदान के किसी इंसान पे भरोसा कर सकते हो? मैंने भी किया था भरोसा। मुझे भी उसके चेहरे पे कोई छल नहीं दिखता था। लेकिन क्या हुआ, छीन लिया उसने मेरा सब। और अब फिर आई है अपना प्लान सक्सेसफुल करने। और उसने तो अपना नाम भी गलत बताया था। जो शौर्यिका से मैं प्यार करता था, वो तो थी ही नहीं कहीं। शौर्य की बातें सुन जतिन अपना सिर झुका लेता है। तभी शौर्य टॉपिक बदलते हुए कहता है, गोल्ड की शिपिंग का क्या हुआ? तभी जतिन कहता है, सर इस बार भी वो केएसजी ने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन रोनित ने सब संभाल लिया। शौर्य जतिन की बातें सुन कहता है, कब तक रोनित आ रहा है वापस? तब जतिन कहता है, सर वो कल तक आएगा। रोनित शौर्य का सेकंड हैंड है। शौर्य के सारे लीगल और इलीगल काम वो ही संभालता है। रोनित के अलावा शौर्य की टीम में राज और समायरा भी हैं, जो शौर्य के काम को अंजाम देते हैं। शौर्य माफिया पर राज करता है। जब शौर्य कोमा में था, तब किसी को कुछ बताया ही नहीं गया था, और शौर्य की गैर मौजूदगी में जतिन, रोनित, राज और समायरा ही सारा काम अंजाम देते थे, ताकि कोई आकर शौर्य की कमजोरी का फायदा ना उठाए और माफिया किंग की पोजीशन ना हड़पे। बालकनी। शौर्य के जाने के बाद कृतिका पूरी बालकनी को ध्यान से देखती है। बालकनी में एक सोफा और चेयर रखा हुआ था, और एक साइड काफी सारे गमलों में फूल थे। एक तरफ बाथरूम भी था। तब कृतिका को बैग का ध्यान आता है, और वो बैग खोलती है तो उसमें कुछ कपड़े थे। उन कपड़ों में से एक सिंपल सूट, जिसके नीचे पटियाला पैंट था, वो निकालती है और बाथरूम में चली जाती है। गहने तो सारे शौर्य ने उतार ही दिए थे। कृतिका जल्दी अपना लहंगा उतारती है, शावर के नीचे खड़ी हो जाती है, और शावर लेकर जो सूट लाई थी उसे पहनकर वापस बालकनी में आती है, और बालकनी की रेलिंग पे हाथ रख बाहर देखने लगती है। इस वक्त उसके चेहरे पे ना कोई मेकअप था, ना शरीर पे गहना, बस मांग में भरा सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। उसकी लंबी लंबी जुल्फें हवा से लहरा रही थीं। अपने चूड़े से भरे हाथ वो रेलिंग पे रखे लगातार सामने देख रही थी। कोई भी अगर देख ले उसे, तो फर्क करना भूल जाए कि आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या कृतिका। कृतिका अपनी नजरें आसमान की तरफ करके ऊपर चांद को निहारती है। काले बादलों में घिरा चांद अपनी रोशनी भली भांति बिखेर रहा था। अचानक कृतिका के मुंह से निकलता है, क्यों भगवान जी, क्यों आखिर मेरे साथ ही ये सब होता है? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? पापा और दी क्यों कर रहे हैं ऐसा? आखिर उन्हें क्या चाहिए जिसका मोहरा उन्होंने मुझे बनाया है? और फिर वो रोने लगती है। कृतिका लगातार आसमान में चमकते चांद को निहार रही थी। उसके साथ जो हुआ, उसका उसे पहले से कुछ पता नहीं था। बस इतना पता था कि उसके पापा और दी ने उसे यूएसए से शिमला अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए बुलाया था। लेकिन उन दोनों ने इतना कुछ किया था किसी दूसरे के साथ, ये नहीं पता था उसे। कृतिका आसमान में चांद को देखते हुए बोलती है, क्यों है मेरा नसीब इतना बुरा कि कोई मुझे सच्चे दिल से प्यार नहीं कर सकता? जब से होश संभाला है, तब से सब जानती हूं कि पापा और दी मुझे दिल से प्यार नहीं करते। फिर भी उनके चेहरे की झूठी खुशी में खुश होती रही। और होती भी क्यों नहीं, और था ही कौन मेरा? लेकिन मैं आज तक जान ही नहीं पाई कि क्यों आखिर पापा दी को प्यार करते हैं लेकिन मुझे नहीं। दी भी बस अपने काम के लिए मुझे बच्चा बच्चा करती रही, और मैं भी उनके उसी झूठे प्यार में खुश होती रही।
शायद मामा जी जानते थे सब, इस कारण मुझे यूएसए भेज दिया पढ़ने को। लेकिन उनके जाने के बाद ही मेरी ज़रूरत पड़ गई इन्हें। तभी मिस करने का बहाना करके मुझे बुला लिया। कृतिका चाँद को देखते हुए अपने मन की बातें कर रही थी। और करती भी क्या? उसके अंदर का दर्द ना कोई देख पाया, ना समझ पाया। और समझता भी कैसे? उसने अपना दर्द कभी अपने चेहरे पे लाया ही नहीं था। बस अकेले में घुटती रही हमेशा। जब कृतिका की आंखें भारी होने लगीं, तो वो सामने रखे सोफे को देखती है और उस पे जाके लेट जाती है। मौसम बदल रहा था और शरद ऋतु थोड़ी थोड़ी दस्तक दे रही थी। कृतिका को भी ठंड महसूस होती है, तो वो फिर से उठती है और एक बार और बैग को ओपन करती है। लेकिन उसमें कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। तब उसकी नजर साड़ी पे जाती है, तो वो ई साड़ी लेती है और उसे 3 फोल्ड करके उसे ही ओढ़ के सोने का सोचती है। कृतिका जैसे ही सोफे पे लेटती है और साड़ी से खुद को कवर करती है, तभी बालकनी की लाइट ऑफ हो जाती है और बालकनी के बाहर भी गार्डन की लाइट डिम हो गई थी। ज्यादा रोशनी नहीं थी और शौर्य का रूम तीसरे फ्लोर पे था, तो बस ना के बराबर ही रोशनी थी। अंधेरा होते ही कृतिका बहुत डर गई और जल्दी भाग के बालकनी के डोर को पीटने लगी। कृतिका लगातार डोर पीट पीट के चिल्ला रही थी, प्लीज दरवाजा खोलिए, आप अंदर हैं क्या? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज खोल दीजिए ना डोर। कृतिका के हाथ रुकते नहीं हैं और डोर पीट पीट के उसके नाजुक हाथ लाल हो गए थे। रूम के अंदर शौर्य सब कुछ देख रहा था। कृतिका का रोना, उसका कांपना, कृतिका का साड़ी को ओढ़ के सोना, क्योंकि बालकनी का डोर ग्लास का था। अंदर से बाहर देखा जा सकता था, लेकिन बाहर वाले को अंदर कुछ नजर नहीं आता था और ना ही अंदर के रूम की लाइट बाहर जाती थी। शौर्य कृतिका की हालत देख के इतना तो समझ जाता है कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है और उसे यही तो पता करना था, उसकी कमजोरी, जिससे वो कृतिका को तोड़ पाए। शौर्य कृतिका को देखते देखते ही बेड पे लेट जाता है, लेकिन उसके कानों में लगातार उसकी चीखने की आवाज आ रही थी। शौर्य के साथ जो भी हुआ था, उससे वो और भी क्रूअल बन गया था। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कृतिका के रोने और चिल्लाने से। शौर्य इरिटेट होकर एक बटन प्रेस करता है, जिससे आवाजें आना रुक जाती हैं। और फिर वो अपना एक हाथ सिर के पीछे और एक हाथ चेहरे पे रख के सो जाता है। उसे नींद भी आ जाती है, क्योंकि पूरा दिन उसका बहुत ही भाग दौड़ में निकला था। इधर बालकनी में कृतिका जब बोलते बोलते और दरवाजा पीट पीट के थक जाती है, तो दौड़ के बालकनी की रेलिंग के पास जाती है और नीचे देखने लगती है। लेकिन नीचे हल्की लाइट में उसे ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा था और डर भी लगने लगता है। फिर वो वापस दरवाजे के पास आती है और वो अपने सिर को घुटनों पे रख के अपने आप को साड़ी से कवर कर लेती है। उसे बालकनी के बाहर की तरफ देखने से भी डर लग रहा था, क्योंकि बाहर उसे सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ ही दिख रहे थे, जो अंधेरे में बहुत भयानक लग रहे थे। कृतिका खुद में सिमटी अपना चेहरा घुटनों में छिपा के कांप रही थी, लेकिन उसकी ये हालत देखने वाला शायद कोई नहीं था। रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह 5 बजे कृतिका बालकनी के डोर के पास दीवार से लगकर सो रही थी। तभी उसको अपने ऊपर ठंडक फील होती है और वो हड़बड़ा के उठती है। तब सामने देखती है कि शौर्य अपने हाथों में पानी की बोतल लिए खड़ा था और बोतल का ही पानी उसने कृतिका के चेहरे पे डाला था। कृतिका हड़बड़ा के खड़ी हो जाती है और अपने सामने खड़े शौर्य को देख के एकदम शांत हो जाती है और अपना सिर झुका लेती है। शौर्य की नजरें लगातार कृतिका पे ही थीं। वो कृतिका के बिखरे हुए हुलिये को देख पा रहा था। रात भर रोने से उसकी आंखें लाल थीं और फूली हुई भी थीं। उसका चेहरा भी लाल हो रखा था, जिसमें